कहानी की शुरुआत होती है जेसिका नाम की एक नई पुलिस ऑफिसर से, जो अपनी पहली बड़ी ड्यूटी के लिए एक पुराने पुलिस स्टेशन में नाइट शिफ्ट करने पहुंचती है। स्टेशन जाने से पहले उसकी माँ उसे फोन करती हैं और इस असाइनमेंट पर न जाने की सलाह देती हैं। उनकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था, लेकिन जेसिका इसे सिर्फ एक माँ की चिंता समझकर नजरअंदाज कर देती है और फोन काट देती है। जब वह स्टेशन पहुंचती है तो वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। तभी अचानक एक आदमी गुस्से में तेज कदमों से अंदर आता है और जेसिका को देखते ही कहता है, पीछे मुड़ो। जेसिका कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ जाती है। कुछ सेकंड बाद वह आदमी उसके पास आता है। दरअसल यह सार्जेंट कोहेन थे, जो जेसिका के सीनियर ऑफिसर और रिपोर्टिंग अधिकारी थे। कोहेन उसे बताते हैं कि शहर में एक नया पुलिस स्टेशन बन चुका है और यहाँ का पूरा स्टाफ वहां शिफ्ट हो चुका है। यहाँ तक कि अगले दिन से जेसिका की पोस्टिंग भी उसी नए स्टेशन में होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी काम बाकी था। आज रात उसे इस पुराने स्टेशन की अंतिम नाइट शिफ्ट पूरी करनी थी, क्योंकि सुबह होते ही यह स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कोहेन आगे बताते हैं कि इस स्टेशन के सभी कॉल्स नए स्टेशन में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, यानी तकनीकी रूप से यहां कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आनी चाहिए। जेसिका को बस रात भर स्टेशन में मौजूद रहना है और अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। सुरक्षा के लिए कोहेन अपना फोन नंबर और पता भी उसे दे देते हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वह सीधे उनसे संपर्क कर सके। इसके बाद वह जेसिका को पूरा स्टेशन दिखाते हैं। सबसे पहले किचन, फिर रिकॉर्ड रूम और आखिर में हॉल के अंत में मौजूद होल्डिंग सेल्स, जहां अस्थायी रूप से कैदियों को रखा जाता था। लेकिन एक बात वह खास तौर पर कहते हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर जेसिका को थोड़ा अजीब लगता है। वह पूछती है, एक खाली पड़े स्टेशन की निगरानी के लिए मुझे क्यों भेजा गया है? यहां तो किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी रखा जा सकता था। इस पर कोहेन बताते हैं कि विभाग के नियमों के अनुसार स्टेशन की अंतिम शिफ्ट किसी बाहरी सिक्योरिटी को नहीं दी जा सकती। यह जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस अधिकारियों की होती है। इसके बाद वह जेसिका को एविडेंस रूम में लेकर जाते हैं। कमरे में तरह तरह के सबूत रखे हुए थे, हथियार, कपड़े, केस फाइलें और कई ऐसी चीजें जो पुराने अपराधों से जुड़ी थीं। कोहेन बताते हैं कि किसी कारणवश इन सबूतों को अभी तक डिस्पोज नहीं किया गया था। इसीलिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच एक हैजमैट टीम यहां आएगी और यह सारा सामान अपने साथ ले जाएगी। फिर अचानक कोहेन का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह जेसिका की आंखों में देखते हुए कहते हैं, जो भी हो जाए स्टेशन छोड़कर मत जाना। यह कहकर वह चले जाते हैं और जेसिका अकेली रह जाती है। रात के लगभग 8 बजे थे। समय बिताने के लिए जेसिका अपनी डेस्क पर बैठकर किताब पढ़ने लगती है। तभी उसे हॉलवे से बिजली के फड़फड़ाने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह उठकर जांच करने जाती है, लेकिन उसी समय स्टेशन का फोन बज उठता है। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक डरी हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह रोते हुए कह रही थी, मदद करो, मुझे यहां से निकालो, सब मर चुके हैं। उसकी आवाज इतनी घबराई हुई थी कि जेसिका ठीक से कुछ समझ ही नहीं पाती। वह लड़की से उसका नाम और लोकेशन पूछने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि कोई जानकारी मिल पाती, कॉल अचानक कट जाता है। जेसिका को यह बात बहुत अजीब लगती है। वह तुरंत नए पुलिस स्टेशन में फोन करके इस कॉल की जानकारी देती है, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी की बात सुनकर वह और भी हैरान रह जाती है। वह कहता है, यह असंभव है, पुराने स्टेशन पर कोई कॉल आ ही नहीं सकती। सभी 911 लाइनें हमारे पास डाइवर्ट हैं। हालांकि वह अधिकारी जांच का आश्वासन देता है। कॉल खत्म होते ही जेसिका को फिर किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह दोबारा पूरे स्टेशन की तलाशी लेती है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कुछ भी नहीं मिलता। समय धीरे धीरे रात 10 बजे के करीब पहुंच रहा था। जेसिका किचन में बैठकर अपना डिनर कर रही थी कि तभी उसे अपने मुंह में एक लंबा बाल महसूस होता है। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जितना खींचती है बाल उतना ही लंबा निकलता जाता है। यह दृश्य इतना घिनौना था कि उसे तुरंत उल्टी आ जाती है। घबराकर वह अपना बचा हुआ सैंडविच भी कूड़ेदान में फेंक देती है।
उसी वक्त स्टेशन के मुख्य दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। वह तुरंत बाहर जाकर चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस अंदर लौटती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि स्टेशन के अंदर एक बेघर आदमी खड़ा था। और उससे भी अजीब बात यह थी कि वह पूरी तरह बेहोशी जैसी हालत में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ट्रांस में हो। जेसिका उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। आखिरकार उसे धक्का देकर स्टेशन से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन जेसिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह आदमी आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बनने वाला है। बेघर आदमी को बाहर निकालने के बाद जेसिका खुद को शांत करने की कोशिश करती है। उसे लग रहा था कि शायद वह बेवजह चीजों को ज्यादा सोच रही है। वह वॉशरूम में जाकर हाथ धोने लगती है, लेकिन तभी उसे ड्रेनेज पाइप के अंदर से किसी धुन जैसी आवाज सुनाई देती है। पहले तो वह इसे अपनी गलतफहमी समझती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह उस आवाज का पीछा करते करते पुरुषों के टॉयलेट तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि लगभग हर केबिन के आसपास काले रंग का कोई अजीब तरल पदार्थ फैला हुआ है। उससे बेहद बदबू आ रही थी। यह दृश्य देखकर जेसिका असहज हो जाती है, लेकिन वह आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद वह स्टेशन के पुराने लॉकर रूम में पहुंचती है। कमरा पूरी तरह सुनसान था। जिज्ञासावश वह एक लॉकर खोलती है। अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में जेसिका अपने पिता के साथ खड़ी थी। यह देखकर वह कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है। आखिर उसके पिता भी पुलिस विभाग में थे और ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे। वह तस्वीर को ध्यान से देखती है और फिर वापस उसी जगह रख देती है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगती है, धड़ाम! एक साथ पूरे कमरे के सभी लॉकर अपने आप खुल जाते हैं। लोहे के दरवाजों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। जेसिका घबरा जाती है। वह बिना समय गंवाए वहां से बाहर निकल जाती है। तभी स्टेशन का फोन एक बार फिर बज उठता है। इस बार भी कॉल उसी लड़की की थी। वह अपना नाम मोनिका बताती है। मोनिका की आवाज पहले से भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। वह बार बार कुछ अजीब बातें दोहरा रही थी, लेकिन उसकी बातों का कोई स्पष्ट मतलब नहीं निकल रहा था। जेसिका उससे पूछती है कि वह कहां है, उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब मिल पाता, कॉल फिर से कट जाती है। जेसिका को अब यह मामला गंभीर लगने लगता है, लेकिन उसी समय फोन फिर बजता है। इस बार दूसरी तरफ हैजमैट टीम का एक सदस्य था। वह बताता है कि उनकी टीम थोड़ी देर से चल रही है, लेकिन सुबह 4 बजे से पहले वे स्टेशन पहुंच जाएंगे और अपना काम पूरा कर लेंगे। अब तक रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। कॉल खत्म होने के बाद जेसिका दोबारा नए पुलिस स्टेशन में संपर्क करती है और मोनिका के बारे में बताती है। उधर मौजूद अधिकारी एक बार फिर वही बात दोहराता है, 911 कॉल्स यहां नहीं आ सकते। अगर वह लड़की सच में मदद चाहती है तो उसे सीधे 911 पर कॉल करना चाहिए। इसके अलावा वह एक और दिलचस्प बात बताता है, अगर मोनिका का कॉल पुराने स्टेशन पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह जानबूझकर इसी नंबर पर कॉल कर रही है, यानी वह किसी कारण से सीधे जेसिका से ही बात करना चाहती है। यह सुनकर जेसिका और भी उलझ जाती है। फोन रखने के बाद स्टेशन का माहौल अचानक बदलने लगता है। अब केवल आवाजें ही नहीं बल्कि चीजें अपने आप हिलने भी लगती हैं। जेसिका अपनी डेस्क पर बैठी होती है कि तभी उसके पीछे मौजूद धातु की बड़ी बड़ी बुक शेल्फ अपने आप हिलने लगती हैं। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा कांपता हुआ महसूस होता है। वह तुरंत जांच करने जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे किसी भारी चीज के गिरने और टूटने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो स्टेशन के अंदर कोई और भी मौजूद हो। जेसिका सावधानी से आगे बढ़ती है। उसी दौरान वह खुद को शांत रखने के लिए बार बार पुलिस अधिकारी की शपथ और प्रशिक्षण के नियम दोहराने लगती है। आवाजों का पीछा करते हुए वह एक अंधेरे कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन तभी उसे एक परिचित आकृति दिखाई देती है। वह वही बेघर आदमी था जिसे उसने कुछ समय पहले बाहर निकाला था। इस बार वह पुराने बक्सों में रखे कागजात और फाइलें टटोल रहा था। जेसिका तुरंत कार्रवाई करती है।
वह उसे काबू में करके हथकड़ी लगा देती है और उसे होल्डिंग सेल की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वे दोनों उस हिस्से में पहुंचते हैं, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, धड़ाम, और अगले ही पल पूरी बिजली चली जाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। अब सिर्फ जेसिका की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ सेकंड बाद अंधेरे में एक और आवाज गूंजती है। ये किसी लड़की की चीख थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लग रहा था मानो कई लड़कियां एक साथ मदद के लिए चिल्ला रही हों। जेसिका अब सचमुच डर चुकी थी। इसी अंधेरे में वह बेघर आदमी अचानक उग्र हो जाता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है। काफी संघर्ष के बाद जेसिका उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उस समय रात के ठीक 12 बज चुके थे। अब वह अपनी टॉर्च की मदद से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे की छोटी खिड़की पर एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। चेहरा खून से सना हुआ था। त्वचा पर गहरे घाव और अजीब निशान बने हुए थे। जेसिका इतनी बुरी तरह डर जाती है कि उसके हाथ से टॉर्च छूट कर गिर जाती है। अगले ही पल कोई अनजान व्यक्ति टॉर्च उठा लेता है। शुरुआत में जेसिका को लगता है कि शायद यह वही बेघर आदमी होगा, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में पड़े बेहोश बेघर आदमी पर पड़ती है, तब उसे समझ आता है कि यहाँ कोई तीसरा भी मौजूद है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह देख नहीं पा रही थी। वह रहस्यमयी शख्स बार बार टॉर्च ऑन और ऑफ कर रहा था, मानो जेसिका के साथ खेल रहा हो। वह कभी रोशनी उसके चेहरे पर डालता, कभी अंधेरा कर देता। जेसिका उससे बार बार पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। और तभी 1 सेकंड के लिए टॉर्च की रोशनी चमकती है। उस छोटे से फ्लैश में जेसिका अपने पीछे 2 आकृतियां खड़ी देखती है। उनके गले में फंदा पड़ा हुआ था। चेहरे सफेद कपड़े के थैलों से ढके हुए थे। उन थैलों पर खून से अजीब धार्मिक प्रतीक और रेखाएं बनी हुई थीं। दृश्य इतना भयानक था कि जेसिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अगले ही पल बिजली अचानक वापस आ जाती है। कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वह रहस्यमयी व्यक्ति भी गायब हो चुका था। जेसिका तुरंत अपनी टॉर्च उठाती है। वह देखती है कि बेघर आदमी अब भी कोने में बेहोश पड़ा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद जेसिका पूरी तरह हिल चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह बार बार अपनी पुलिस ट्रेनिंग और शपथ को दोहराती है ताकि उसका ध्यान डर से हट सके। कुछ देर बाद वह वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाती है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस स्टेशन में हो क्या रहा है? वह सार्जेंट कोहेन को फोन करने की कोशिश करती है। कॉल लग भी जाती है, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो जेसिका कुछ कह ही नहीं पाती। उसी दौरान उसकी नजर छत की ओर जाती है और जो चीज वह देखती है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छत पर खून जैसे लाल रंग से MOS लिखा हुआ था। पहली नजर में यह शब्द समझ नहीं आता, लेकिन जब जेसिका उसे अलग एंगल से देखती है तो वह SOW जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या था वह नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर था कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। डर के कारण वह पूरे स्टेशन के दरवाजे और खिड़कियां चेक करने लगती है। जब वह मुख्य दरवाजा लॉक करने पहुंचती है तो उसे बाहर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की सिगरेट पी रही थी और बेहद शांत दिखाई दे रही थी। उसका नाम मैरी गोल्ड था। जेसिका उससे पूछती है कि वह इतनी रात को यहां क्या कर रही है। मैरी गोल्ड मुस्कुराती है और कहती है, मैं पहले इस स्टेशन की कैदी रह चुकी हूं। यह सुनकर जेसिका चौंक जाती है। मैरी गोल्ड आगे बताती है कि कई साल पहले उसे कुछ समय के लिए यहां होल्डिंग सेल में रखा गया था। उसी दौरान उसकी बगल वाली सेल में 3 बेहद खतरनाक लोगों को लाया गया था। वे लोग थे पेमोन फैमिली। मैरी गोल्ड बताती है कि यह परिवार बेहद खतरनाक और विकृत सोच वाला था। वे कुछ कुख्यात अपराधियों की तरह बनना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने कई लड़कियों का अपहरण किया था। जेसिका यह सुनकर सिर हिलाती है। उसे इस केस के बारे में पहले से जानकारी थी। उसके अनुसार पुलिस ने पेमोन फैमिली को उनके अपराध स्थल पर ही मार गिराया था। लेकिन मैरी गोल्ड तुरंत उसकी बात काट देती है। वह कहती है, नहीं,
यह सच नहीं है। मैरीगोल्ड के अनुसार पेमोन फैमिली को उस रात इसी स्टेशन में लाया गया था। वह खुद उनकी बगल वाली सेल में मौजूद थी और इसी वजह से वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। कारण, वे तीनों पूरी रात एक अजीब और डरावना गीत गाते रहे थे। फिर मैरीगोल्ड धीरे धीरे वही धुन गुनगुनाने लगती है। जैसे ही जेसिका वह धुन सुनती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि यही वही संगीत था जो उसने पहले बाथरूम की पाइपों से सुना था। यानी यह रहस्यमयी गीत पूरे स्टेशन में किसी न किसी तरह मौजूद था। मैरीगोल्ड आगे बताती है कि अगली सुबह उन तीनों ने अपनी बेडशीट्स से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब पुलिस ने सेल खोली तो उनके शव वहां मौजूद ही नहीं थे, मानो वे अचानक गायब हो गए हों। यह बात कहने के बाद मैरीगोल्ड वहां से चली जाती है। अब जेसिका के मन में पहले से कहीं ज्यादा सवाल थे, लेकिन उसे जवाब मिलने की बजाय और रहस्य मिल रहे थे। कुछ समय बाद स्टेशन के भीतर एक और अजीब घटना शुरू होती है। कमरे में रखे सभी पुराने टीवी अपने आप चालू हो जाते हैं। कोई उन्हें ऑन नहीं करता, फिर भी हर स्क्रीन पर एक ही वीडियो चलने लगता है। यह पेमोन फैमिली के इंटरव्यू का रिकॉर्डेड फुटेज था। अब पहली बार हमें उनके बारे में विस्तार से पता चलता है। इस समूह का नेता था जॉन माइकल पेमोन। उसके साथ 2 युवा महिलाएं थीं जो उसकी कट्टर अनुयायी थीं। इंटरव्यू में बताया जाता है कि उन्होंने एक खतरनाक कल्ट बना रखा था। वे लोग एक दानवी सत्ता की पूजा करते थे जिसे किंग पेमोन कहा जाता था। उनका मानना था कि बलि, अनुष्ठान और विशेष प्रार्थनाओं के माध्यम से वे उस शक्ति के करीब पहुंच सकते हैं। जांच में यह भी सामने आया था कि उन्होंने कई लड़कियों का अपहरण किया था। उन लड़कियों को अमानवीय यातनाएं दी गईं और उन्हें अपने कथित धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनाया गया। लेकिन इंटरव्यू का सबसे डरावना हिस्सा आखिर में आता है। जॉन माइकल पेमोन कैमरे की तरफ देखकर बार बार एक ही बात दोहराता है, मैं वापस आऊंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में अजीब पागलपन दिखाई देता है और तभी टीवी स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है। लेकिन घटनाएं यहीं नहीं रुकती। कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप हिलने लगती हैं। धीरे धीरे वे ऐसे मूव होती हैं मानो उन पर कोई अदृश्य व्यक्ति बैठा हो। कुछ सेकंड के लिए जेसिका को ऐसा लगता है जैसे उन्हीं कुर्सियों पर पेमोन फैमिली के तीनों सदस्य बैठे हुए हैं। वह घबराकर पीछे हट जाती है। तभी स्टेशन का फोन एक बार फिर बज उठता है और इस बार भी कॉल मोनिका का ही था। मोनिका पहले से भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। जेसिका उसे बार बार 911 पर कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन मोनिका उसकी बात अनसुनी कर देती है। वह सिर्फ मदद मांगती रहती है। आखिरकार जेसिका उससे कुछ व्यक्तिगत जानकारी पूछती है। मोनिका अपना पूरा नाम बताती है, मोनिका यंग, और फिर कहती है कि उसकी उम्र 17 साल है। यह सुनकर जेसिका के मन में एक नया सवाल पैदा होता है। वह पूछती है, क्या तुमने कभी माइकल पेमोन का नाम सुना है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर मोनिका धीरे से कहती है, हां, बाकी लड़कियां मर चुकी हैं। यह कहते समय उसकी आवाज कांप रही थी और तभी कॉल के पीछे से वही रहस्यमयी गीत सुनाई देने लगता है। वही गीत जो मैरीगोल्ड ने गाया था, वही गीत जो पाइपों में सुनाई देता था। और फिर कॉल अचानक कट जाती है। अब जेसिका को यकीन होने लगा था कि मोनिका, पेमोन फैमिली और इस स्टेशन के बीच कोई गहरा संबंध जरूर है। लेकिन असली डरावनी सच्चाई अभी सामने आना बाकी थी। मोनिका की कॉल कटने के बाद जेसिका का डर अब धीरे धीरे बेचैनी में बदल चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि इस स्टेशन में जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध सिर्फ किसी पुराने केस से नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े और खतरनाक रहस्य से है। वह तुरंत नए पुलिस स्टेशन में फोन करती है और मोनिका द्वारा बताई गई सारी बातें वह मौजूद अधिकारी को बताती है। लेकिन सामने वाला अधिकारी उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय टालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके अलावा वह जेसिका को एक दूसरा नंबर देता है और कहता है कि अगर वह इस पुराने केस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहती है तो उस नंबर पर संपर्क कर सकती है। जेसिका को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगता, लेकिन तभी पूरे स्टेशन में अचानक वही रहस्यमयी गीत बहुत तेज आवाज में गूंजने लगता है।
इस बार आवाज इतनी स्पष्ट थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई उसी कमरे में बैठकर गा रहा हो। जेसिका तुरंत आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद वह एक बंद कमरे तक पहुंचती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। कमरे के अंदर रखी सारी कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर असंभव तरीके से जमा की गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें किसी अनुष्ठान की तरह सजाया हो। अब पहली बार जेसिका के मन में शक पैदा होता है। उसे लगता है कि शायद नए स्टेशन के अधिकारी उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं। आखिर वह नई ऑफिसर थी और कई बार नए कर्मचारियों के साथ इस तरह के प्रैंक किए जाते हैं। लेकिन तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजती है। जेसिका तुरंत वहां पहुंचती है। बाहर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। उसका नाम था ऑफिसर रायन प्राइस। रायन मुस्कुराते हुए अंदर आता है और कहता है, मैं बस ये देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। फिर वह साफ करता है कि नए स्टेशन की तरफ से कोई भी प्रैंक नहीं किया जा रहा। दोनों कुछ देर सामान्य बातचीत करते हैं। जेसिका चाहकर भी उसे स्टेशन में हो रही सारी घटनाओं के बारे में नहीं बता पाती। उसे डर था कि कहीं लोग उसे कमजोर या अस्थिर न समझ लें। बातचीत के दौरान रायन एक ऐसी बात बताता है जो जेसिका को भावुक कर देती है। वह कहता है कि वह उसके पिता को जानता था। सिर्फ जानता ही नहीं था, बल्कि उस रात उसके साथ मौजूद भी था। वही रात जब पेमोन फैमिली का मामला सामने आया था। रायन बताता है कि वह और जेसिका के पिता सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद कई लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हालात इतने भयावह थे कि उस ऑपरेशन में 2 पुलिस अधिकारियों की जान चली गई और उनमें से एक जेसिका के पिता थे। यह सुनकर जेसिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। रायन उसे सांत्वना देता है और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी जेसिका की नजर उसके सिर के पीछे पड़ती है और जो वह देखती है उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। रायन के सिर के पीछे एक बड़ा सा छेद था, इतना बड़ा कि अंदर तक देखा जा सकता था, मानो किसी गोली ने उसका सिर आर पार कर दिया हो। जेसिका की सांस रुक जाती है। वह पलक झपकाती है और अगले ही पल रायन बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जो उसने देखा था उसे वह भूल नहीं सकती थी। अब स्टेशन का माहौल पहले से भी ज्यादा भयावह हो चुका था। हर कोना जैसे किसी अनजानी मौजूदगी से भरा हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद जेसिका को फिर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह सावधानी से अपने हथियार के साथ स्टेशन की तलाशी शुरू करती है। तभी उसे दूर एक आकृति दिखाई देती है। ये किसी इंसान जैसा था, लेकिन उसका चलने का तरीका बिल्कुल सामान्य नहीं था। धीरे धीरे वह आकृति रोशनी में आती है। उसके चेहरे पर वही सफेद कपड़े का बैग था जिस पर खून जैसे निशान बने हुए थे। वह बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए था जैसे इंटरव्यू में माइकल पेमोन ने पहने थे। जेसिका का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा है या फिर उसकी कोई भयावह परछाई। डर के मारे वह एक कमरे के अंदर छिप जाती है। कुछ सेकंड तक बाहर सन्नाटा रहता है। फिर अचानक होल्डिंग सेल की दिशा से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगती हैं। ये वही बेघर आदमी था जिसे जेसिका ने पहले बंद किया था। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वह बार बार जेसिका से उसे बाहर निकालने की गुहार लगा रहा था। जेसिका सावधानी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह सेल के पास पहुंचती है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं, क्योंकि उस आदमी के पीछे 3 आकृतियां खड़ी थीं। उनके गले में फंदे थे, चेहरे कपड़ों से ढके हुए थे और उनके शरीर निर्जीव दिखाई दे रहे थे। यही पेमोन फैमिली के सदस्य थे। अब जेसिका अपनी आंखों के सामने वही दृश्य देख रही थी जिसके बारे में मैरीगोल्ड ने बताया था। ऐसा लग रहा था मानो वह उनकी मौत का पल दोबारा देख रही हो। वह डर कर पीछे हट जाती है और बेघर आदमी को वहीं छोड़कर भाग जाती है। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह लॉबी में पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। फिर वही गीत सुनाई देता है, धीमा लेकिन बेहद डरावना। जेसिका उस आवाज का पीछा करती हुई एक कमरे तक पहुंचती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठती है। कमरे के बीचों बीच 7 लड़कियां बैठी हुई थीं। वे सभी एक साथ वही रहस्यमयी गीत गा रही थीं। उनकी आवाजें आपस में मिलकर किसी प्रार्थना जैसी लग रही थीं।
लेकिन यह कोई सामान्य प्रार्थना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दानवी सत्ता का आह्वान कर रही हों। धीरे धीरे सभी लड़कियां जेसिका की तरफ मुड़ने लगती हैं और तभी उनके चेहरों पर खून से सने सफेद कपड़े उभर आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पेमोन फैमिली के सदस्यों के चेहरे पर थे। जेसिका भय से जड़ हो जाती है, लेकिन अगले ही पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और जब वह दोबारा उन लड़कियों की तरफ देखती है तो वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। अब जेसिका समझ चुकी थी कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। कुछ ऐसा था जो उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रहा था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच है या फिर उसकी अपनी टूटी हुई मानसिक अवस्था का खेल। कमरे से किसी तरह बाहर निकलने के बाद जेसिका अब पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ वह देख रही है वह सच है या फिर उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। फिर भी वह खुद को संभालती है और एक बार फिर सार्जेंट कोहेन को फोन लगाती है। इस बार वह उन्हें स्टेशन में हो रही सारी अजीब घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोहेन उसकी बात सुनने के बजाय उसी पर नाराज हो जाते हैं। वह कहते हैं कि एक पुलिस अधिकारी को इस तरह घबराना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, वह जेसिका की काबिलियत पर भी सवाल उठाने लगते हैं। यह सुनकर जेसिका और भी निराश हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अब उसे यह रात खुद ही काटनी होगी। फोन रखने के बाद वह नए पुलिस स्टेशन में दोबारा संपर्क करती है। इस बार दूसरी तरफ मौजूद अधिकारी उसके सामने एक ऐसी सच्चाई रखता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। वह बताता है कि मोनिका यंग अब जीवित नहीं है। उसे मरे हुए पूरे 1 साल हो चुका है। दरअसल मोनिका पेमोन फैमिली की आखिरी झात पीड़िता थी। उसकी लाश जंगल के एक इलाके से बरामद हुई थी। यह सुनकर जेसिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर मोनिका 1 साल पहले मर चुकी थी तो फिर उससे फोन पर बात कौन कर रहा था? अब अधिकारी धीरे धीरे पूरे स्टेशन का अंधेरा इतिहास बताना शुरू करता है। वह कहता है कि पेमोन फैमिली के तीनों सदस्यों ने होल्डिंग सेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उनके मरने के बाद से स्टेशन में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। कई पुलिस अधिकारियों ने अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की थी। कुछ लोगों ने पाइपों में वही रहस्यमयी गीत सुना था। कुछ को मरे हुए लोग दिखाई देते थे और कुछ ने तो ऐसे दृश्य देखने का दावा किया था जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग थे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आखिरकार विभाग ने नया स्टेशन बना लिया और पुराने स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया। अधिकारी यह भी बताता है कि नए स्टेशन में इस मामले पर बात करना लगभग मना है। हर कोई इस विषय से बचता है, मानो पूरे विभाग ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की हो। जेसिका ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होती है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। वह अचानक पीछे मुड़ती है और उसी क्षण कॉल कट जाती है। अब स्टेशन में फिर से गहरा सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहां उसके पिता की तस्वीर पड़ी हुई थी, वही तस्वीर जो उसने लॉकर में देखी थी। लेकिन यह तस्वीर यहां कैसे आई? जेसिका धीरे धीरे उसे उठाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अपने पिता की यादें उसके मन में लौटने लगती हैं, लेकिन तभी उसकी नजर दीवारों पर टंगी सैकड़ों तस्वीरों पर जाती है और वह स्तब्ध रह जाती है। पूरी लॉबी तस्वीरों से भरी हुई थी। हर तस्वीर किसी न किसी पीड़ित की लग रही थी। कुछ तस्वीरों में गायब हुई लड़कियां थीं, कुछ में पुराने केसों के शिकार लोग। और तभी जेसिका की नजर एक खास तस्वीर पर जाकर रुकती है। यह तस्वीर ऑफिसर रायन प्राइस की थी, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखी जानकारी पढ़कर जेसिका के होश उड़ जाते हैं। रायन प्राइस की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। जिस रायन से वह कुछ समय पहले बात कर रही थी, वह जीवित इंसान नहीं था। जेसिका का गला सूख जाता है। वह घबराकर पीछे हटती है। उसी समय पूरे स्टेशन की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगती हैं। फिर अचानक एक भयानक आवाज गूंजती है। आवाज इतनी तीखी थी कि जेसिका अपने कान पकड़ लेती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। और तभी लॉबी में टंगी तस्वीरों में अचानक आग लग जाती है।
एक एक करके सभी तस्वीरें जलने लगती हैं। पूरा कमरा आग की रोशनी से भर जाता है। जेसिका घबराकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना जवाब देने लगती है। दर्द, डर और मानसिक दबाव अब उसकी सीमा से बाहर जा चुका था और आखिरकार वह वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पता नहीं कितना समय बीतता है, लेकिन अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजती है। यह उसकी मां का फोन था। जेसिका धीरे धीरे होश में आती है। फोन उठाते ही उसकी मां उससे माफी मांगने लगती है। वह कहती हैं कि सुबह उन्होंने जो कुछ कहा था वह सिर्फ चिंता की वजह से कहा था। असल में वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर उसके पिता गए थे। यह बातचीत सुनकर जेसिका भावुक हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक और बात महसूस होती है। उसकी सर्विस पिस्तौल गायब थी। वह तुरंत घबराकर उसे ढूंढने लगती है और तभी उसे दूर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की तेजी से एक गलियारे में मुड़ जाती है। जेसिका बिना सोचे समझे उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचती है, लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है। जेसिका के सिर पर जोरदार वार होता है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में पाती है। उसके सामने वही लड़की बैठी हुई थी और उसके हाथ में जेसिका की पिस्तौल थी। लड़की के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस सब का हिस्सा बनने का मौका मिला है। जेसिका उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि लड़की आखिर कहना क्या चाहती है। तब वह लड़की अपनी असली पहचान बताती है। वह माइकल पेमोन की कट्टर अनुयायी थी, एक ऐसी फॉलोअर जो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। लड़की बताती है कि जब माइकल पेमोन और उसकी 2 महिला अनुयायियों ने आत्महत्या की थी, तब वह उनके साथ नहीं थी और यही बात उसे हमेशा परेशान करती रही। कमरे से बाहर निकलने के बाद जेसिका की हालत बेहद खराब थी। उसके सामने अभी अभी एक लड़की ने अपनी जान ले ली थी और ऊपर से स्टेशन में हो रही अजीब घटनाएं उसकी मानसिक स्थिति को लगातार कमजोर कर रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, स्टेशन का फोन एक बार फिर बज उठता है। जेसिका धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ती है और कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ फिर वही आवाजें थी, मोनिका। लेकिन इस बार जेसिका पहले जैसी नहीं थी। अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। वह जानती थी कि मोनिका 1 साल पहले मर चुकी है। इसीलिए वह सीधे कहती है, मोनिका, तुम मर चुकी हो। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छाई रहती है। फिर अचानक दूसरी तरफ से एक अजीब और डरावनी हंसी सुनाई देती है। मोनिका जोर जोर से हंसने लगती है, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की कम और किसी भयावह चीज की ज्यादा लग रही थी। जेसिका घबरा जाती है। उसी समय उसके सामने रखी टेबल हिलने लगती है, पहले धीरे धीरे, फिर बहुत तेजी से, और अगले ही पल टेबल के नीचे से एक भयानक लड़की बाहर निकलती है। उसका शरीर असामान्य तरीके से मुड़ा हुआ था, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थीं। वह सीधे जेसिका की तरफ बढ़ने लगती है। जेसिका डर के मारे पीछे हटती है और वहां से भाग जाती है। पूरे स्टेशन में उसकी दौड़ती हुई आवाज गूंजने लगती है। वह एक गलियारे से दूसरे गलियारे में भागती है, लेकिन वह भूतिया लड़की लगातार उसका पीछा करती रहती है। आखिरकार जेसिका 2 बड़ी धातु की बुकशेल्फ के बीच छिप जाती है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वह बच गई, लेकिन तभी वह लड़की धीरे धीरे सामने आ जाती है। वह अब सिर्फ कुछ कदम दूर थी। जेसिका की सांसें रुकने लगती हैं और तभी वह आकृति अचानक गायब हो जाती है, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। जेसिका इस मौके का फायदा उठाती है और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ भागती है। अब वह इस स्टेशन से बाहर निकलना चाहती थी। उसे अपनी ड्यूटी, नियम और आदेश सब कुछ भूल चुका था। उसे बस यहां से निकलना था। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह दोबारा कोशिश करती है, फिर तीसरी बार, लेकिन कोई फायदा नहीं। घबराहट में वह अपनी पिस्तौल निकालती है और कांच के दरवाजे पर गोली चला देती है। धड़ाम! फिर दूसरी गोली, फिर तीसरी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कांच पर एक खरोंच तक नहीं आती, मानो वह दरवाजा वास्तविक ही ना हो। अब जेसिका पूरी तरह टूटने लगी थी। उसी समय उसका मोबाइल फोन बजता है। स्क्रीन पर जो नाम दिखाई देता है, उसे देखकर उसका दिल धड़कना भूल जाता है।
कॉल उसके पिता की तरफ से आ रहा था। उसके पिता जो कई साल पहले मर चुके थे। कांपते हाथों से वह कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से वही परिचित आवाज सुनाई देती है, उसके पिता की आवाज। वे कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है जेसिका। तुम एक बहादुर पुलिस अधिकारी हो। तुम्हें यहां से भागना नहीं चाहिए। याद रखो, हमने इसी ड्यूटी के लिए अपनी जान दी थी। जेसिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता की बात ध्यान से सुनती है, लेकिन धीरे धीरे उस बातचीत का स्वर बदलने लगता है। अब उसके पिता जैसी आवाज उसे उकसाने लगती है। वह कहती है, जिसने मेरी जान ली थी वह अभी भी इसी बिल्डिंग में है। तुम्हें उसे रोकना होगा, तुम्हें कुछ करना होगा। यह सुनकर जेसिका के मन में गुस्सा और डर एक साथ भरने लगता है। उसी समय उसे अपने पास से कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है। वह तुरंत मुड़ती है और उसके सामने वही बेघर आदमी खड़ा था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, उसकी आंखें खाली दिखाई दे रही थीं और उसका पूरा शरीर किसी मृत इंसान जैसा लग रहा था। तभी पूरे स्टेशन की लाइट एक बार फिर चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। जेसिका घबराकर होल्डिंग सेल की तरफ भागती है, वही जगह जहां पेमोन फैमिली ने कथित रूप से आत्महत्या की थी। जब वह वहां पहुंचती है तो उसकी रूह कांप उठती है। दीवारों पर हर तरफ खून जैसे लाल रंग से बने प्रतीक दिखाई दे रहे थे। कुछ अजीब चिन्ह, कुछ अनजान शब्द और कई जगह किंग पेमोन लिखा हुआ था। उसी समय जेसिका के सामने एक भयानक दृश्य उभरता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह अतीत में झांक रही हो। वह देखती है कि पेमोन फैमिली के तीनों सदस्य उसी सेल में मौजूद हैं। वे अपनी बेडशीट्स से फंदे तैयार कर रहे हैं, फिर एक एक करके वे खुद को लटका लेते हैं। जेसिका यह सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। माइकल पेमोन का शरीर अचानक उसकी तरफ मुड़ता है और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है, जैसे उसे पता हो कि जेसिका वहां मौजूद है। जेसिका घबराकर पीछे हट जाती है। वह तुरंत कमरे से बाहर भागती है, लेकिन बाहर उसका इंतजार एक और भयावह दृश्य कर रहा था। सामने ऑफिसर रायन प्राइस खड़ा था। इस बार वह सामान्य नहीं दिख रहा था। वह अपनी उंगलियों को बंदूक की तरह बनाकर बार बार अपने मुंह में डाल रहा था, मानो अपनी मौत का दृश्य दोहरा रहा हो। फिर उसके मुंह और नाक से खून बहने लगता है। उसकी आंखें जेसिका पर टिकी हुई थीं। जेसिका चीखते हुए वहां से भागती है और उसी समय माइकल पेमोन की आकृति भी उसका पीछा करने लगती है। अब पूरा स्टेशन उसके खिलाफ हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन वास्तविक है और कौन सिर्फ एक भ्रम, लेकिन जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई भूत नहीं, बल्कि उसका अपना टूटता हुआ दिमाग था, या शायद कुछ और। माइकल पेमोन और बाकी डरावनी आकृतियों से बचते हुए जेसिका भागती रहती है। अब उसकी मानसिक और शारीरिक हालत दोनों जवाब देने लगी थीं। भागते भागते वह एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंचती है। दरवाजे पर एक तस्वीर लगी हुई थी। यह तस्वीर जेसिका और उसके पिता की थी। उसे देखते ही जेसिका भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वह फिर से अपनी पुलिस शपथ दोहराने लगती है, मानो खुद को वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश कर रही हो। तभी उसका मोबाइल फिर बजता है। एक बार फिर वही कॉल, उसके पिता। इस बार वह आवाज पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और आदेशात्मक थी। आवाज कहती है, तुम्हें उन्हें रोकना होगा, तुम्हें सबको खत्म करना होगा, यही तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय तक जेसिका पूरी तरह मानसिक दबाव में आ चुकी थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता की आवाज सुन रही है, किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव झेल रही है, या फिर उसका दिमाग ही उसके साथ खेल खेल रहा है। उसी दौरान उसे मुख्य हॉल में कुछ परछाइयां घूमती हुई दिखाई देती हैं। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जेसिका को विश्वास हो जाता है कि यही लोग उस कल्ट के सदस्य हैं। यही वे लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। वह बिना ज्यादा सोचे अपनी पिस्तौल निकालती है और फायर करना शुरू कर देती है। एक गोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरे स्टेशन में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। एक एक करके वे सभी आकृतियां जमीन पर गिरती चली जाती हैं। जेसिका को लगता है कि उसने खतरे को खत्म कर दिया है।
लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वह एविडेंस रूम की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर उसे महसूस होता है कि कमरे में रखा लगभग सारा सामान गायब है। उसे लगता है कि शायद कल्ट के लोग यहां मौजूद थे और भाग चुके हैं। वह उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी धड़ाम, एक गोली उसके शरीर में आकर लगती है। जेसिका जमीन पर गिर जाती है। दर्द से कराहते हुए वह पीछे मुड़कर देखती है और वहां खड़े थे सार्जेंट कोहेन। कोहेन के हाथ में बंदूक थी और उनके चेहरे पर गहरा सदमा साफ दिखाई दे रहा था। उसी क्षण फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जेसिका को धीरे धीरे वास्तविकता दिखाई देने लगती है। जिन लोगों को वह कल्ट के सदस्य समझकर मार रही थी, वे असल में कल्ट के सदस्य नहीं थे। वे हैजमैट टीम के कर्मचारी थे, वही लोग जो रात 4 बजे स्टेशन में एविडेंस लेने आए थे। जेसिका ने अपनी भ्रमित मानसिक स्थिति में उन्हें दुश्मन समझ लिया और एक एक करके उन सभी को गोली मार दी। यह एहसास होते ही उसकी दुनिया बिखर जाती है। उसके चेहरे पर पछतावा, दर्द और अविश्वास एक साथ दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि जो कुछ उसने देखा था उसका कितना हिस्सा वास्तविक था और कितना उसकी टूटी हुई मानसिक अवस्था का परिणाम। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह खुद भी गंभीर रूप से घायल थी। सार्जेंट कोहेन तुरंत मेडिकल सहायता बुलाने के लिए अपने रेडियो पर संदेश भेजते हैं, लेकिन जेसिका की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह जमीन पर पड़ी हुई छत को देख रही थी और तभी उसे फिर वही गीत सुनाई देता है, वही रहस्यमयी धुन जो पूरी रात उसका पीछा करती रही थी। धीरे धीरे वह भी उसी गीत को गुनगुनाने लगती है। उसकी आंखों के सामने पेमोन फैमिली के तीनों सदस्य दिखाई देते हैं। वे उसे घूर रहे थे, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। और फिर जेसिका आखिरी सांस लेती है। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।